बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे किसान भाई बहन बहुत मेहनती होते हैं, सुबह सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, तेज़ धूप निकलने से पहले खेती किसानी का बहुत सारा काम कर देते हैं। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए किसान भाई बहनों की हर वो मदद करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी थोड़ी बेहतर हो सके और आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मत्स्य पालक हो रहे हैं लाभान्वित। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की आर्थिक तरक्की में सहयोगी। हील पर बीज की बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। मछली पालकों के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के तहत मत्स्य पालकों को उनके इस्तेमाल की आवश्यक सामग्री जैसे नाव, जाल, हेचरी, तालाब, आइस बॉक्स इत्यादि सामान मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मत्स्य पालकों को ऋण भी मुहैया कराया जाता है। मत्स्य पालकों को कारोबार आगे बढ़ सके, इसके लिए मत्स्य पालकों का संगठन बनाकर उन्हें उपयुक्त संसाधन मुहैया कराए जाते हैं। किसानों को खेतीबाड़ी के कार्यों में आर्थिक समस्याएं भी आती हैं, जैसे संसाधनों की कमी या समय पर पैसों के अभाव में खेती न कर पाना इत्यादि। इन समस्याओं से उबारने के लिए सरकार किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देकर बैंकों से लोन मुहैया कराती है। कृषक किसान क्रेडिट कार्ड लेकर इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड को जल्द से जल्द राज्य के सभी किसानों को उपलब्ध कराने की योजना है। फिर भी जिन किसान भाइयों का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन पा रहा है या नहीं बना है, वो इसे बनाने के लिए आवेदन पत्र के साथ फोटो और वंशावली संबंधी प्रमाण पत्र या शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेजों के साथ प्रखंड कृषि विभाग, नजदीकी बैंक या किसान मित्र से संपर्क कर सकते हैं। जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए बेहतर प्रभेदों का चयन करें। परवल की स्वर्ण आलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण आलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। जल की समस्या से आज हम सभी जूझ रहे हैं। ये समस्या समय के साथ साथ और बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। खासकर सब्जी उत्पादन किसानों को टपक सिंचाई प्रणाली जैसे संसाधन अपनाने से बहुत लाभ होते हैं। इस प्रणाली में सिंचाई जल की खपत लगभग आधी होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई जल की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। टपक सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है और अनुदान भी देती है। हील पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक किसी उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य करने में सक्षम है। इस उपकरण का नाम है नवीन डिबलर। यह उपकरण हील पर बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 3500 हील पर बुआई की जा सकती है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो, इसलिए कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। साथ ही दोनों डोज लेने के साथ टीके का बूस्टर डोज भी लेना जरूरी है। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें ताकि कोरोना बीमारी जल्द से जल्द पूरी तरह समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के
बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है आप सबके लिए बकरियों में टीकाकरण के महत्व और आवश्यकता के बारे में। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो पशुपालन करते हैं और बहुत ऐसे किसान हैं जो बकरी पालन करते हैं और बकरी को तो किसान भाई बहन एटीएम भी कहते हैं। तो आज हम उनको बताएंगे कि बकरी में टीकाकरण की क्या आवश्यकता है। बहुत ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो जानलेवा होती है, तो आप समय पर टीकाकरण करवा के इन बीमारियों से अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। बकरियों को गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरी पालन से अच्छी कमाई की जा सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि बकरी स्वस्थ रहे। पशु विशेषज्ञ कहते हैं कि बकरियों में कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे ग्रसित होकर बकरियों की मौत हो जाती है। इससे पशुपालकों को काफ़ी नुकसान होता है। अगर पशुपालक समय से बकरियों का टीकाकरण कराएं तो वह आर्थिक नुकसान से भी बच सकते हैं। आज हम ICAR प्लांडू में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ की पशु वैज्ञानिक श्रीमती डॉक्टर रीना कमल जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बकरियों में टीकाकरण की आवश्यकता क्यों है और ये इसका महत्व क्या है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ये तो सभी जानते हैं कि टीकाकरण समय से अगर हो जाए तो जानवरों में काफ़ी सुरक्षा हो जाती है, जानवर सुरक्षित रहते हैं। खास करके आज हम बकरी की बात कर रहे हैं, तो बकरियों में टीकाकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
जहाँ तक हम टीकाकरण की बात कहें तो टीकाकरण तो सभी समय बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम टीकाकरण के साथ साथ मैं आपको डिवॉर्मिंग के बारे में भी बताऊंगी, कृमिनाशक के बारे में, क्योंकि जब तक कृमिनाशक अगर आपकी बकरी का नहीं हुआ है तो वैक्सीनेशन का कोई उतना महत्व नहीं होगा। और वैक्सीनेशन जो है आप प्रॉपर टाइम पे करवाते हैं। आजकल तो जितने भी किसान भाई बहन हैं वो सभी जान गए हैं कि समय पे टीकाकरण क्यों करते हैं। लेकिन किसान भाइयों एंड बहनों, मैं आपको एक और आवश्यक बात बताना चाहूँगी कि जैसे अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में आप ये जान लीजिए कि चाहे वो हमारा जानवर बकरी हो, गाय हो, भैंस हो या कोई हो, तो उसमें जो है बीमारी की जो है वो ज़्यादा तक इस मौसम में लगती है। तो इसके लिए बचाव के लिए हम वैक्सीनेशन, जो टीकाकरण की बात कर रहे हैं, वो पहले ही कर देते हैं। अभी के मौसम में जो एक बकरियों में खासकर एक जानलेवा बीमारी जो आती है जिसको हम PPR कहते हैं, उसका टीकाकरण हम समय पे कर देते हैं। अभी बरसात के मौसम में कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि कई बार जानलेवा साबित होती हैं। PPR बीमारी का टीकाकरण ही एकमात्र बचाव है, जो कि प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार लगाया जाता है। यह एक विषाणु जनित बीमारी है। इस रोग से ग्रसित होने पर पशु को तेज बुखार, दस्त एवं सांस लेने में तकलीफ होती है। पशु को भूख नहीं लगती, आँख व नाक से स्राव निकलता रहता है। जब आउटब्रेक PPR की होती है और जिस जगह पे वैक्सीनेशन नहीं हुई होती है, तो उसके कारण क्या होता है कि जब PPR की आउटब्रेक होगी तो एक रात में ही पूरे गांव की बकरियां मर सकती है। तो इसको रोकने के लिए तो सबसे अच्छा तरीका है PPR वैक्सीनेशन। और अगर ये हो जाए, उसके होने के बाद तो काफ़ी मुश्किल है बकरियों को बचाना। तब भी हम अपना जो बकरी स्वस्थ है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि अगर आउटब्रेक PPR की हो गई है तो आप अपने जो बकरियां हैं उसको गांव के एक अलग से कोने में ले जाएं, जहाँ पे कोई स्वस्थ बकरियां ना आती हो। उस कोने को चारों ओर से चूने के छिड़काव से गोल बनाकर उसे घेर दें। जो इंसान बीमार पशु को देख रहा है, यानी बकरियों को देख रहा है, वो स्वस्थ पशु को नहीं देखेगा। खान पीन, दवा जो भी आप बीमार बकरियों को दे रहे हैं वो इंसान स्वस्थ बकरी को नहीं देगा। अब जो खान पान की बात कहें तो जब बात बकरी PPR की आती है तो बकरी के मुंह पे छाले हो जाते हैं। तो छाले होने के कारण वो खाना अच्छे से खा नहीं पाती। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि गांव में बहुत सारे नीम के पेड़ होते हैं। नीम का पेड़ है, नीम के पानी को खूब अच्छे से उबालना है। उबाल के उसके मुंह को पूरे अच्छे से धोना है और पैर को भी धोना है, क्योंकि जो वेसिकल्स, जो फुंसी फोड़े हो जाते हैं मुंह में और पैर में, उससे वो काफ़ी आराम मिलेगा। दूसरा, बोरोग्लिसरीन उसके मुंह पे लगाना है ताकि उसकी जो फुंसियाँ हैं वो थोड़ा कम हो और वो खा सके। खुरपका मुंहपका रोग का टीका भी 3 से 4 साल की उम्र पर लगाया जाता है और इसको 6 से 12 महीने के बाद पुनः इसका टीकाकरण किया जाता है। यह बीमारी विषाणु जनित होती है, इसलिए यह एक पशु से दूसरे पशु में बहुत तेजी से फैलता है। इस रोग से ग्रसित पशु के मुंह में, जीभ में, होंठ व खुरों के बीच की खाल में फफोले पड़ जाते हैं। FMD हो गया, जिसे हम खुरपका मुंहपका रोग कहते हैं। इंटेरोटॉक्सीमिया हो गया और आपकी पॉक्स। ये जितनी भी वैक्सीन है ये हम 3 महीने के ऊपर की आयु से हम शुरू कर देते हैं। पहला जो वैक्सीनेशन होता है FMD का, वो हम 4 महीने की आयु में देते हैं। फिर जो होता है PPR जब हम देते हैं तो PPR के जस्ट 1 मंथ के बाद हम इंटेरोटॉक्सीमिया देते हैं। फिर उसके बाद हम इसी प्रकार से गॉट पॉक्स देते हैं और CCPP देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये जितने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैं जो गोट में हम चलाते हैं वो 3 से 4 माह की आयु के ऊपर ही चलाते हैं। और ये सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने से पहले ज़रूरत है डिवॉर्मिंग की, जो कि बकरियां जब 1 मंथ की होती हैं, जब बाहर चढ़ना शुरू करती हैं वो, तब जो पैरासाइट्स के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम उनमें डिवॉर्मिंग करते हैं। और जो मैंने कहा PPR का वैक्सीनेशन साल में 1 बार ज़रूर होना चाहिए। और जब मानसून, जैसे अभी बारिश का मौसम आ रहा है, तो बारिश के मौसम के शुरू होने से पहले ही हम जो कहते हैं FMD, HSBQ, ये वैक्सीनेशन उनमें करवाना बहुत ज़रूरी है। और डिवॉर्मिंग, ये 3 चीज़ें जो है आप पॉइंट ध्यान में रखते हुए
इसे वैक्सीनेशन करवाना है, क्योंकि बिना डिवॉर्मिंग के आप वैक्सीनेशन करवाने से भी कुछ ज़्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि डिवॉर्मिंग करवाना ज़रूरी है। और जिस तरीके से मैंने 4 और 5 बीमारियों की नाम बताई, इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन से ही बकरियों को हम बचा सकते हैं, अन्यथा होने के बाद तो इनका बचाना मुश्किल है। गोट पॉक्स बकरियों में चेचक से बचाव के लिए टीका है। इस टीके को भी 3 से 4 महीने की उम्र में पहला टीका और हर साल के बाद इसको पुनः लगाया जाएगा। गोट पॉक्स सभी उम्र की बकरियों में विषाणु द्वारा होने वाला संक्रमण रोग है और मेमनों में इसका प्रभाव काफ़ी गंभीर होता है। तो टीकाकरण जब भी आप ये ध्यान दें, टीकाकरण उस पशुओं का करें जो स्वस्थ है, जो बीमार हैं, जो कमज़ोर हैं, जो गाभिन है जिसे हम प्रेग्नेंट कहते हैं, उस बकरियों का टीकाकरण ना करें। ये चीज़ें टीकाकरण के समय बहुत महत्व रखती है, क्योंकि जो बकरी बीमार हैं उन्हें हम टीकाकरण और देंगे तो वो डबल स्ट्रेस में आ जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमारी के कारण बॉडी में एक स्ट्रेस लेके जा रही हैं, और टीकाकरण हम करेंगे तो वो डबल स्ट्रेस में आ गई, जिससे उसकी मॉर्बिडिटी और हेल्थ कंडीशन ज़्यादा पुअर हो सकती है। इसीलिए टीकाकरण हमेशा स्वस्थ पशु का करें, और जो बीमार हैं उनको ठीक होने का थोड़ा इंतज़ार करें, फिर टीकाकरण करें। टीकाकरण होने के बाद आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि टीकाकरण के बाद आप पशुओं को ज़्यादा स्ट्रेस में ना लाएं। टीकाकरण के बाद तुरंत ही जो है पानी, अगर गर्मी का मौसम है तो थोड़ा नॉर्मल पानी विथ इलेक्ट्रोलाइट के साथ दें। टीकाकरण के पहले अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का या एंटी स्ट्रेस जिसको कहते हैं हम, चीनी पानी का भी घोल दे सकते हैं। तो स्ट्रेस, क्योंकि वैक्सीन जो है देना एक अलग तरह का, क्योंकि हम उसके अंदर जो एक लाइफ एट्यूनेटेड वायरस ही डाल रहे हैं, तो एक तरह से अलग ही स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस से बचाने के लिए हम वैक्सीनेशन के पहले हम उसको इलेक्ट्रोलाइट, और वैक्सीनेशन के बाद भी हम इलेक्ट्रोलाइट देंगे। खाना पीना समय पे देंगे, और पानी की जो मात्रा है वो कभी कम ना करें, उसको हमेशा दें, और पानी जो है हमेशा स्वस्थ रहे। तो अभी आपने देखा बकरियों में टीकाकरण की क्या आवश्यकता है और उसके महत्व के बारे में। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है शकरकंद की उन्नत खेती और प्रभेद का चुनाव कैसे करें। शकरकंद को मीठा आलू भी कहा जाता है। तो हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो शकरकंद की खेती करते हैं। तो आज हम उनको बताएंगे कि शकरकंद की उन्नत खेती कैसे करें। इसमें बहुत विटामिन भी पाया जाता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और दिल की बीमारी में काफ़ी अच्छा, दिल की बीमारी वाले सेवन करेंगे तो इस बीमारी से काफ़ी बचा भी जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी कि शकरकंद की उन्नत खेती कैसे करें और सही प्रभेद का चुनाव कैसे करें। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि शकरकंद की अगर वैज्ञानिक खेती की बात की जाए तो किस प्रकार से हमारे किसान भाई कर सकते हैं। शकरकंद झारखंड की एक मुख्य फसल है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके लिए इसके जलवायु की अगर बात करें तो इसकी अच्छी खेती के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और अगर मिट्टी की बात करें तो जल निकासी वाली हल्की दोमट या दोमट मिट्टी अच्छी होती है, जिसका पीएच मान 5.8 से लेकर 6.7 तक होनी चाहिए। और जहाँ तक खेत की तैयारी करने की बात है तो पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए, और दूसरी जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए। और जहाँ तक इसकी बुआई का समय का बात है तो ये जून जुलाई में इसकी बुआई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम पौधशाला में पौधे तैयार करते हैं। फरवरी मार्च में हम कंद को का बुआई करते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर पे, और जब लत्तर जून जुलाई में बड़ी हो जाती है तो उसको हम काट के उसकी बुआई करते हैं। तो इसकी बुआई करने के भी 2 विधि हैं। एक टीला विधि है जिसमें हम लोग लगभग 1.25 से 1.5 फीट दूरी पर और 1.25 से 1.5 फीट ऊंचाई हम लोग टीला बनाते हैं, और लगभग 2 से 2.5 फीट का लत्तर लेके 6 से 8 सेंटीमीटर गहराई पे हम लोग उसको गाड़ते हैं। और दूसरी रोपाई की विधि है मेड़ एवं गड्ढा विधि। इसमें हम 20 सेंटीमीटर लतर का कटिंग लेते हैं, और 20 सेंटीमीटर की दूरी में 2 फीट लाइन से लाइन की दूरी में हम लोग
5 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पे उसको रोपाई करते हैं। श्री भद्रा एक अधिक उत्पादन देने वाली कम अवधि वाली 90 से 105 दिन की अवधि की किस्म है। उसके कंद का रंग गुलाबी होता है और अंदर से जिसको गुदा बोलते हैं वो क्रीम रंग का होता है। उसी तरह एक वैरायटी है कलिंगा। कलिंगा जो वैरायटी है वो 90 से 100 दिन की है। ये वैरायटी का कंद बाहर से बैगनी लाल होता है और अंदर से क्रीम रंग का होता है। और एक वैरायटी है गौरी। गौरी 110 से 110 दिन की अवधि की किस्म है। ये अंदर से ये पीला रंग का होता है और बाहर से ये बैगनी लाल रंग का होता है। उसी तरह एक किस्म है भू सोना। भू सोना में की उपज क्षमता 19.8 टन है लगभग और इसके कंद का रंग नारंगी रंग का होता है। और एक किस्म है श्री कृष्णा। ये किस्म बैगनी रंग का होता है और इसकी उपज क्षमता लगभग 18 टन प्रति हेक्टेयर है। बिल्कुल। तो ये भू सोना और एक भू कृष्णा। बिल्कुल। 80 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम डीएपी और 103 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। तो पोटास और डीएपी उसकी पूरी मात्रा और यूरिया की आधी मात्रा को रोपाई के समय हमें देनी चाहिए और आधी मात्रा जो यूरिया की है उसे हमें मिट्टी चढ़ाने के समय 30-35 दिन के बाद देनी चाहिए। उसके अलावे जैसे कि हम जानते हैं हमारी मिट्टी अम्लीय है तो 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चूना और 2 केजी प्रति हेक्टेयर बोरान का भी हमको छिड़काव उपयोग करना चाहिए। और सिंचाई की अगर बात करें तो चूँकि जैसे बरसात में लगाते हैं तो इसे बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कभी बीच में बारिश बंद हो जाती है, रुक जाती है, तो पौधे को जिंदा रखने के लिए हमें सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। तैयार हो जाती है तो पौधे की पत्ती पीली पड़ जाती है, सूखने लगती है, तो हमें उचित समय पे उसकी खुदाई कर लेनी चाहिए। और जहाँ तक भंडारण की बात है तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब भंडारण से पहले हमें पूरी तरह से सूखा हुआ और ऐसे कंद जो कटा फटा ना हो उन कंदों को हमें भंडारण करना है। और भंडारण के स्थान के आसपास नमी ना हो और 15 डिग्री सेंटीग्रेड और 80 से 85% आर्द्रता वाली कंडीशन सबसे अच्छी भंडारण की स्थिति मानी जाती है। हाँ, शकरकंद में कुछ कीट हैं जैसे पत्ती खाने वाली सुंडी, ये बहुतायत रूप से पत्ती को खाते हैं। तो इसका उपचार के लिए हमें कीटनाशक जैसे क्यूनल फॉस हो गया, उसकी 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद में एक शकरकंद की घुन होती है, वो क्या करते हैं, वो कीट हमारे खेत में भी नुकसान पहुंचाते हैं और कंद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसका बचाव के लिए हमें ये करना है कि हमें साफ़ सुथरा प्लांटिंग मटेरियल का उपयोग करना है। और दूसरा, अगर हम केमिकल दवा की बात करें तो 1 ग्राम प्रति लीटर 1 ग्राम मेलाथियन नाम की दवा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल के हमें छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन।
कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन